Antifungal drugs. Infectious disease caused by fungi are called mycosis. Mycosis may be cutaneous superficial or subcutaneous systemic. सिस्टमिक मीन के पेनिट्रेट इनटू द ब्लड. इन्फेक्शन जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है ब्लड में. फंजाई जो यूकैरियोटिक होती है, इसकी सेल वॉल में काइटन होता है और सेल मेम्ब्रेन में जो है वो एर्गोस्टेरोल होता है. ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेमेलियन सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, मेमेलियन सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसलिए जो है मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो टारगेट करती हैं एर्गोस्टेरोल को. उसके बाद जो है वो ड्रग्स फॉर सबक्यूटेनियस एंड सिस्टमिक माइकोटिक इन्फेक्शन है, उसमें जो है वो एम्फोटेरिसिन बी है. एम्फोटेरिसिन बी जो है वो क्या करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इंटरेक्ट करती है एर्गोस्टेरोल के साथ सेल मेम्ब्रेन में और पोर फॉर्मेशन करती है और ये चैनल्स बना लेती है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस करती है. उसके बाद जो है ये पोर्स जो हैं ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को. उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो लीक हो जाते हैं सेल से और सेल डेथ हो जाती है. एंटीफंगल स्पेक्ट्रम क्या है कि एंटीफंगल स्पेक्ट्रम जो है उसमें ये जो है ये फंजीसिडल हो सकती है और फंजी स्टैटिक हो सकती है. फंजीसिडल मीन्स कि ये फंजाई किल करती है और फंजी स्टैटिक फंजाई की ग्रोथ जो है उसको रोक देती है. तो उसमें जो है वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि ये कौन फंजी स्टैटिक एक्शन शो करती है, फंजीसिडल करती है. उसके बाद रेजिस्टेंस है. अगर जो है एर्गोस्टेरोल की कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन में जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी ने जो बाइंड करना है वो एर्गोस्टेरोल के साथ ही बाइंड करना है. उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है. स्लो आईवी इन्फ्लुएंस में देते हैं. एम्फोटेरिसिन बी जो है वो इनसॉल्युबल होती है, तो इसको देते हैं को फार्मुलेट करते हैं विद सोडियम डीऑक्सी कोलेट के साथ. और इसके अलावा लाइपोसोम्स जो आर्टिफिशियल लाइपोसोम्स की फॉर्म में भी देते हैं. लाइपोसोम्स आर दी बाइलेयर लिपिड बाइलेयर्स. ठीक है, और ये जो है ये साल्वेज थेरेपी होती है लाइपोसोम्स वाली, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाए तो फिर हम जो है वो ये थेरेपी यूज़ करते हैं लाइपोसोम्स की, और बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव. और एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एक्सटेंसिवली बाउंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन में, वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है और पेनिट्रेट हो जाती है वेरियस बॉडी फ्लूइड्स में. इन्फ्लेमेशन में जो है वो इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वेल पेनिट्रेट होती है इन्फ्लेमेशन में. ठीक है, और CSF के साथ और विट्रस ट्यूमर के साथ और एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ये इतना ज़्यादा जो है इसकी पेनिट्रेशन नहीं होती. एम्फोटेरिसिन बी जो है वो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, और लो लेवल ऑफ ड्रग और उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यूरिन में अपीयर होते हैं और बाइल से एक्सक्रीट आउट होती है. एक्सक्रीशन जो इसकी बाइल से होती है और थोड़ी बहुत एक्सक्रीशन यूरिन से होती है. और लेकिन जो है वो एम्फोटेरिसिन बी आल्सो कॉजेज रीनल डिसफंक्शन, और टोटल डोज जो है वो रीनल डिसफंक्शन में जो है 50% डिक्रीज़ कर देनी चाहिए. उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं, उसमें एक तो एम्फोटेरिसिन बी की लो थेरापेटिक इंडेक्स होती है. तो उसके बाद जो है फ़ीवर और चिल्स करती है. फ़ीवर और चिल्स जो है आफ्टर 1 to 3 आवर्स ऑफ थेरेपी, तो IV एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है ये कंडीशन जो है सिम्टम्स जो हैं शो होती हैं, तो इसलिए प्री मेडिकेशन जो है वो करनी चाहिए. इसकी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीपायरेटिक्स वगैरह जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. रीनल इम्पेयरमेंट कॉज करती है, और हालांकि ये जो है वो लो लेवल जो है वो एक्सक्रीट होती है यूरिन में, लेकिन ये जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को लो कर देती है, रीनल ट्यूबुलर फंक्शन को जो है वो डिक्रीज़ कर देती है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को इंक्रीज़ कर देती है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस को डिक्रीज़ करती है, और पोटाशियम मैग्नीशियम जो है ना वो लॉस हो जाते हैं. रीनल फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं अगर थेरेपी जो है डिसकंटिन्यू की जाए. और उसके बाद एजोटीमिया जो है वो हो सकता है. उसमें क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में. ठीक है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह कम्युलेट होना शुरू हो जाती है. और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए सोडियम लोडिंग जो है इन्फ्लुएंस देते हैं नॉर्मल सेलाइन के साथ. हाइपोटेंशन ये शॉक लाइक जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करती है, उसके साथ साथ जो है ये हाइपोकलीमिया कॉज करती है. तो अगर हम एम्फोटेरिसिन भी दे रहे हैं तो उसके साथ पोटाशियम सप्लीमेंट ज़रूर देने चाहिए. उसके बाद अगर डाइजॉक्सिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें भी जो है वो पोटाशियम फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं. उसके बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है. हेपरिन अगर जो है इन्फियन में दे रहे हैं साथ तो वो जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की जो सिम्टम्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकती है.
थ्रोम्बोफिलेमाइटिस हेपरिन अगर हम इन्फियन में दे रहे हैं, हेपरिन दे रहे हैं अगर हम इसके साथ, तो वो क्या करेगी कि वो प्रॉब्लम्स को जो है एलिविएट कर देगी।